कोशिश करेंगे कोई चीज छूटे ना। तो चलिए रूल 18 को देखते हैं हम, सीसीएस कंडक्ट रूल के। तो वो जो बात करता है सबसे पहले तीन चीजों पे बात करता है। पहला, मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। ये तीन चीज, इन तीन को सबसे पहले हम थोड़ा सा सब जानते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बना लें कि मूवेबल मतलब कि जो मूव हो सके एक जगह से दूसरे जगह, ऐसे आइटम्स जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी आदि, गाड़ी, कोई भी चीज हम समझ ही रहे हैं। तो ये चीज इमूवेबल हो गया, हमारी जो अचल संपत्ति, जमीन और हमारा घर, फ्लैट, ऐसी चीजें ये इमूवेबल हो गई। और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी मतलब कुछ अगर अन्य महंगे सामान ऐसे हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज अगर करें हमारी कोई कि मूवेबल है, जैसे दोनों में आ ही जाता है, लेकिन वैल्यूएबल का मतलब कि अत्यंत महंगी कोई चीज, ऐसी प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो ये तीन चीजें हैं। अब रूल 18(1) जो कहता है सबसे पहले, वो ये कहता है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा वो एक रिटर्न दाखिल करेगा, एक मतलब विवरण देगा, प्रस्तुत करेगा, और वो बताएगा कि चाहे पैतृक संपत्ति के रूप में, चाहे उसने कभी पहले सर्विस करता रहा है इस गवर्नमेंट जॉब में आने के पहले, चाहे जैसे भी अर्जित किया हो या पैतृक मिला हो, उसके पास कितने एसेट्स, लाइबिलिटीज हैं, वो इसमें देगा। अब इसमें दो बातें हम पहले ध्यान से नोट कर लेंगे। पहली बात कि इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है ग्रुप डी, जो आज कल हट गया है। तो ग्रुप सी कह सकते हैं कि अभी के लिए ग्रुप सी भी इससे मतलब उसके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है। तो ग्रुप डी जो है, वो लोग जो ग्रुप डी के थे उनके ऊपर यह नियम लागू पहले नहीं होता था, और आज भी उनके ऊपर जो सब स्टाफ है हमारे, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो नौकरी अगर पहली पाते हैं, पहली सर्विस, तो वो देंगे। दूसरा प्रश्न यहां आएगा कि क्या फर्स्ट अपॉइंटमेंट में तो है, जो ये बात इसमें नहीं लिखी है लेकिन उसके लिए सर्कुलर्स निकले हुए हैं कि कितने समय के भीतर ये देना है, ज्वाइनिंग के कितने समय के भीतर। तो जो रूल कहता है वो ये कहता है कि विद इन 3 मंथ्स में ये आपको नौकरी के दे देना होगा, कि 3 महीने के भीतर में यह विवरण हमको फर्स्ट अपॉइंटमेंट में दे देना होगा। तो 18(1) सबसे पहले एक बात ये हमारे सामने रख देता है, जिसमें दो बातें हम और ध्यान रखेंगे कि ग्रुप डी का इससे एक जंक्शन है, और साथ ही साथ जो है कि इसको 3 महीने का समय निर्धारित है, जो सर्कुलर्स आए हुए हैं उसके बारे में। तो इसमें वो तीनों चीजें लगभग हैं। मूवेबल की भी आपको देनी है जानकारी फर्स्ट अपॉइंटमेंट में, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की भी देनी है आपको, कहां से आपको प्राप्त हुई है, कोई आपके पास डेब्ट्स हैं, कोई लाइबिलिटीज हैं, लोन है, शेयर्स हैं, कितना बैंक डिपॉजिट है। तो सारी चीजें चल अचल तीनों, दोनों चीजें हमें इसमें उल्लेखित करनी है। तो ये हमारा 18(1) कहता है। अब एक और बात आती है कि भाई मूवेबल में हम लोग क्या क्या चीजें सम्मिलित करें मूवेबल में। तो किन किन चीजों को सम्मिलित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो एक है, इस पे प्रश्न भी बनते हैं कि सामान्य चीजें जैसे क्लॉथ्स, कपड़े हो गए हमारे पास, क्रॉकरी के सामान हो गए, बुक्स हो गई, ये सब चीजें शामिल नहीं किए जाएंगे। इसको, इसके मूल्य को वहां दर्शाना नहीं जरूरी है। तो अन्य चीजें जो दैनिक जीवन में, किचन के सामान हो गए, बुक्स हो गई, और ये में याद रखना है क्लोथ्स, कपड़े हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, बर्तन आदि, तो इनको हम शामिल नहीं करेंगे मूवेबल, इसका विवरण हमें नहीं देना है। प्रायः जो है, जो मोटे सामान हैं और लगभग जिनके मूल्य 10,000 रुपए से ज्यादा हैं, तो वो सामान को हमें शो करना है पैसे के रूप में। जैसे फ्रिज हो गया 12,000, तो हम 12,000 रुपए उसको मूवेबल में दिखाएंगे। कोई सामान ऐसा है कि जिसके मूल्य 10,000 रुपए से कम है और वह क्लॉथ्स में, यूटेंसिल्स में, क्रॉकरी में, बुक्स में नहीं आता है, ऐसे सामान हो गए। मान लीजिए कोई हमारे पास एक कुछ भी कर दे, हमारे पास डेकोरेटिव आइटम है कोई, जिसके मूल्य
4,000 रुपए हैं, यानी 10,000 से कम है। ऐसे सामान में सीधे लमसम एक प्राइस लिख देनी है कि इतने रुपए का एक अंदाजा लगा देते हैं हम और रख देंगे उसको। तो 10,000 रुपए से जो ज्यादा है वो सामान को हमें उसमें ज्यादा शो करना है, और कौन सी चीजें को नहीं शो करना है ये ध्यान रखेंगे। दो बिंदु, ये क्लोथ्स, यूटेंसिल। क्या मेरी आवाज आ रही है? कॉल आ रहा है, एक मिनट। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, अच्छा, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। तो हाँ, ये हम कह रहे थे, इसमें ध्यान ये रखना है कि जो 10,000 रुपए से कम के हैं उनको लमसम के रूप में हम दिखाएंगे, और क्या चीज नहीं दिखाएंगे, बस दो ही क्वेश्चन बनेगा, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, बुक्स। ये किसके लिए? ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, मूवेबल के लिए है। तो ये हमारा 18(1) हो गया। अब सर 18(2) भी लगा दीजिए थोड़ा सा, अगर इसमें से यार ये 18 खत्म हो जाता है तो फिर हम ले लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन है डिस्कशन हम लोग मिलके कर लेंगे। अब 18(2) जिससे हम गुजरते हैं कि हमें हर एक वर्ष में 31 जनवरी को हम सभी भरते हैं, आईपीआर जिसको कहते हैं, रिटर्न भरते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न या एनुअल रिटर्न भी उसको हम बोलते हैं। तो वो 31 जनवरी, इसमें जो प्रश्न बनता है बस एक ही बनता है, और कि कब हम भरते हैं, उसकी जो अंतिम तिथि है 31 जनवरी रहेगी उस वर्ष की। और किसका विवरण भरेंगे हम? जो पिछला वर्ष रहा है, कैलेंडर ईयर। इसमें एक चीज बस ध्यान रखेंगे, फाइनेंशियल ईयर से नहीं मतलब है। 1 जनवरी 2023 जैसे लिया हमने, 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक का विवरण हमें 2024 के जनवरी माह की अंतिम तिथि में भर देना है। तो दो क्वेश्चन बस ये बनाते हैं इसमें प्राय। एक तो ये तो अनिवार्य है भरना, सबको रटा ही रहेगा, सभी जानते हैं, हम लोग भरते हैं। उसको भरते हैं, कब भरते हैं? तो भैया 31 जनवरी उस वर्ष में। और किसका भरते हैं? पिछले वर्ष के कैलेंडर ईयर के पूरे विवरण को, उसमें हमने क्या मतलब जमीन जायदाद क्या खरीदी उसका हम विवरण देंगे। ये प्रत्येक वर्ष हमको करना होता है। दूसरा ये 18(1) का ही था सेकंड पार्ट। अब 18(2) में आएंगे हम। 18(2) क्या बात करता है? 18(2) कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। इसको सरल शब्दों में समझे, इमूवेबल की बात करता है 18(2). अब तो 18(2) जो कहता है, अब इमूवेबल की बात करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर हम खरीदते हैं, बेचते हैं या किसी को गिफ्ट करते हैं, तो वो हमें क्या करना होगा कि ध्यान रखना है। दो चीजें आती हैं इसमें। पहला कि अगर हम किसी से भी खरीद रहे हैं, उससे हमारी ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, तो हमें सिर्फ इंटीमेट करना है, हमें सिर्फ सूचना देनी है, जानकारी दे देनी है कि हम ये जमीन, ये प्लॉट, ये घर खरीद रहे हैं। और दूसरा, अगर जिससे हमारा ट्रांजैक्शन चल रहा है, अगर वह व्यक्ति से हमारी ऑफिशियल डीलिंग है, तो यह प्रीवियस सैंक्शन होना चाहिए। तो 18(2) में लब्बो लुआब जो है, उसको सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो यही है कि भैया हम इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ही खरीदेंगे, बेचेंगे, सबके लिए गिफ्ट के रूप में पाते हैं, गिफ्ट के रूप में देते हैं, किसी प्रकार का भी कोई ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, तो बस याद रखना है कि हमें अनुमति नहीं लेनी है। ध्यान रखेंगे एकदम क्लियर ये कि हमें सूचना देनी है। अनुमति कब देनी है? अनुमति तब देनी है जबकि हम उस व्यक्ति से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिससे कि हमारा कोई ऑफिशियल डीलिंग हो। अब इसी के संग यहां भी समझ लेंगे कि अगर हमने इनको सैंक्शन के लिए भेजा, कि हमें अनुमति प्रदान की जाए इसके लिए भेजा, और वह 30 दिन के भीतर में अगर नहीं आता है, तो क्या होगा?
तब ये होगा हमारा कि मान लिया जाएगा कि हमको अनुमति प्राप्त हो चुकी है। हमारे उनके रिसीविंग डेट से देखना है, ये भी ध्यान रखेंगे कि जब वो ऑफिस रिसीव कर लेता है उसके विद इन 30 डेज के भीतर में उन्होंने नहीं लिख के दिया कि आपको अनुमति दी जाती है या नहीं दी जाती है, तो यह मान लिया जाएगा कि हमें अनुमति प्रदान हो गई है। और अगर यही, चलिए वो वाला बाद में करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे बाद में कि जब यही ट्रांजैक्शन अगर हमारा आउटसाइड इंडिया होगा तो क्या होगा, तो वो 18A में जाएंगे, तो अभी यहां नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे कि इंडिया के अंदर हमने कोई जमीन खरीदी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो हमको सूचना देनी है, जानकारी देनी है। और अगर हमारा ट्रांजैक्शन ऑफिशियल डीलिंग के साथ है तो हमें क्या लेना होगा, प्री सैंक्शन लेना होगा, अनुमति प्राप्त करनी होगी, प्रीवियस सैंक्शन लेना होगा। ये 18(2) कहता है। अब 18(3) किसके लिए बात करता है, 18(3) बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। मूवेबल प्रॉपर्टी हम समझ चुके हैं क्या है, तो उसको यदि हम खरीदते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो क्या नियम है। अगर हम अपने 2 महीने की बेसिक पे से कम का परचेज कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो कोई भी ना तो जानकारी देनी है ना अनुमति लेनी है। पहला हमें ये ध्यान रखना है। अगर हमारे बेसिक पे से ज्यादा हो गया, 2 महीने के बेसिक पे से ज्यादा हो गया, तब हमें क्या करना है, तब हमको भेज देनी है सूचना। अब इसमें क्या फर्क है, इमूवेबल में भी सूचना भेजनी थी, ध्यान रखेंगे। इमूवेबल में जो सूचना भेजनी थी वो प्रीवियस सूचना भेज देनी थी कि हम ये जमीन खरीदने जा रहे हैं इस राशि की। इसमें हमें एक छूट मिल जाती है कि हमने 2 महीने की बेसिक पे से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर लिया और करने के बाद हम 1 महीने के भीतर में इसकी रिपोर्ट या सूचना दे सकते हैं। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था और इस बारीक अंतर को फिर थोड़ा सा ध्यान देना है कि इमूवेबल में हम पहले सूचना देंगे और मूवेबल में हमको ये मतलब छूट है कि हम ट्रांजैक्शन के 1 महीने के भीतर यह सूचना दे देंगे कि भैया हमने कार खरीद ली। लोग मतलब बात करते हैं कि कार खरीदने की क्या अनुमति ली जाएगी या सूचना, तो सूचना देनी है क्योंकि वो प्राय 2 मंथ के बेसिक पे से ज्यादा हो गया और हमने कार खरीद ली, तो हम एक सूचना डाल सकते हैं 1 महीने के भीतर में कि हमने कार खरीद ली है। प्रीवियस सैंक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी में कब जरूरी है, मूवेबल के लिए, जबकि वही नियम जो वहां लगा था। अगर हमने कार को परचेज किया किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसी कंपनी से, केवी को ही नहीं लेंगे, ये तो हम सब के लिए है, तो कई लोग कहीं नौकरी करते हैं अलग अलग जगह, तो अगर हमने किसी कंपनी या किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ खरीदा मूवेबल चीजें जिससे हमारी ऑफिशियल डीलिंग है, तो फिर हमको प्रीवियस सैंक्शन लेना होगा। तो ये चीजें हमारी 18(3) कहती है मूवेबल के संदर्भ में। 18(4) की बात करें, 18(4) लगा हुआ है हमारे सामने, तो इसमें जो ये कह रहे हैं कि कभी भी गवर्नमेंट, जैसे एक बार तो हमने नोट कर लिया कि भैया 31 जनवरी को हमको भर के दे देना है विवरण, लेकिन गवर्नमेंट के पास यह पावर होगा कि वो किसी भी समय आपसे आपके आय का विवरण या लेखा जोखा ले सकता है। बस ये कह रहा है कि किसी भी समय वो स्पेसिफाइड पीरियड का आपसे कि कितनी प्रॉपर्टी आपने खरीदी, बेची, इसका विवरण वो किसी भी समय सरकार ले सकता है। और बाकी जो 18(5) में अगर हम आएंगे, ये कहता है 18(5) वही ग्रुप डी के लिए एग्जम्प्ट कर दिया है सारी चीजें, कि मतलब वो मूवेबल खरीदेगा, इमूवेबल खरीदेगा, उसको किसी वो सूचना की जरूरत नहीं है देने की। लेकिन 18(4) का एग्जम्पशन ग्रुप डी को भी नहीं मिला है। मतलब सरकार चाहेगी तो उस ग्रुप डी से भी उसके आय का लेखा जोखा ले सकती है।
तो ये नहीं ग्रुप डी कर सकता कि भाई हमें नहीं देना है कि हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में सूचना दें, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में सूचना दें, हमारे लिए नियम नहीं है। तो गवर्नमेंट एक क्लॉज अपने पास सुरक्षित रख ली कि आप उसके कंट्रोल में रहेंगे। तो वही कहता है कि ग्रुप डी से भी जब चाहेगी गवर्नमेंट तो वो क्या करेगी कि वो पूरे आय व्यय का लेखा जोखा उससे भी ले सकती है। तो ये हमारा 18(5) हो गया। उसके बाद थोड़ा आगे सर करिएगा। तो अब इसमें इन्होंने यही लिख दिया है और इससे प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि मूवेबल प्रॉपर्टी किसको इंक्लूड करता है। तो एक बार बस हम लोग देख लेते हैं, सामने है भी कि ज्वेलरी है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, एनुअल प्रीमिया है। एनुअल प्रीमिया में एक चीज बस ध्यान रखनी है कि वही एनुअल प्रीमिया जो हम मतलब मैंने LIC लिया, तो LIC का अगर एनुअल प्रीमियम हमारे 2 महीने के बेसिक पे से ज्यादा का बना तभी हम उसको मूवेबल प्रॉपर्टी में रखेंगे, नहीं तो हमको रखने की जरूरत नहीं है। लोन्स भी आते हैं, सिक्योर्ड एडवांस, ये सब जो आते हैं बातें, मोटरसाइकिल, मोटर कार, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, तो ये सब मूवेबल है। इसको तो हम कर लेंगे लेकिन एक बार रीड कर लेंगे। यहां एक चीज और हम समझते हुए चलें कि प्रश्न ये आया कि क्या फिर LIC का लेते समय हमें या FD कराते समय हमें तो भी उसका हमें क्या प्रीवियस इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा या सैंक्शन लेना पड़ेगा? तो यस, लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ेगा? क्योंकि ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा में आती हैं और हमारा 18(3) ये कहता है कि जब भी हमारा कोई ट्रांजैक्शन 2 महीने की बेसिक से ज्यादा होगा तो हमको सूचना देनी पड़ेगी। और अगर फिर कि ऑफिशियल डीलिंग वाले व्यक्ति से हमने कुछ चीजें ली, खरीदी इंश्योरेंस से, वो कंपनी से हमारा ऑफिशियल डीलिंग है, तो हमें प्रीवियस सैंक्शन भी लेना पड़ेगा। मतलब नियम लागू है कि अगर हम FD कराते हैं 2 महीने की बेसिक से ज्यादा तो सूचना दे देनी चाहिए। ये रूल की पोजीशन है, व्यवहार में हो ना हो, लेकिन हमें अगर उस पे पेपर में आएगा तो हमें ये चीज समझनी है। प्रिस्क्राइब्ड सर जब जब ये मैच्योर हो जाएगा, सर मैच्योरिटी जब हो जाएगी उसकी, जैसे हमने कोई LIC का प्रीमियम जमा किया और अगर मैच्योर हो गया तो उसकी भी सूचना हमें देनी होगी ना सर? सर का बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम बहुत हाँ। बढ़िया। इसमें सर 2 नियम हैं। पहला नियम जब हमने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति का ट्रांजैक्शन 2 महीने की बेसिक से ज्यादा होगा तो उसको सूचना देगा, तो वो अगर पहले दे चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है सर ये, अगर उसने सूचना पहले दे दी है क्योंकि उसका 2 महीने की बेसिक से ज्यादा था, तो मैच्योरिटी पे उसको सूचना नहीं देनी है। और अगर आपने मान लीजिए 2 महीने की कम बेसिक्स का FD कराया, कम इंश्योरेंस करा लिया, तो आप नियम में है कि हमने सूचना नहीं दी, तब मैच्योरिटी के समय आपको सूचना देनी होगी। जो ये आपका उत्तर, प्रश्न का उत्तर ये है। तो कि अगर आपने किसी एक तरफ दे दिया है तो दूसरी तरफ देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने दे दी थी कि हमने इंश्योरेंस लिया है 2 महीने की बेसिक से ज्यादा है और वो इंश्योरेंस मैच्योर होता है, तो फिर आपको दोबारा देने की सूचना जरूरत नहीं है। दोबारा कब सूचना देने की जरूरत पड़ेगी? जबकि आपने पूर्व में सूचना नहीं दी थी, चाहे वो इस कारण से नहीं दी थी क्योंकि 2 महीने की बेसिक से ज्यादा आपका प्रीमियम नहीं था। तो ये चीज है सर। सर ये क्लियर हो गया होगा? यस सर, थैंक यू सर। अब प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को हम याद कर लें। देखिए ये पहले का है थोड़ा सा। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो बार बार आ रहा है ना कि हमें ये सूचना देनी होगी, हमें ये सूचना देनी होगी, ऐसे आ रही है बार बार सैंक्शन के लिए किसको, तो वहां टर्म लिखा है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या है? ये पहले का है, जब क्लास 1 क्लास 2। अब के लिए हम ध्यान में रख लें, ग्रुप A ग्रुप B के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ग्रुप A और ग्रुप B के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और ग्रुप C के लिए हेड ऑफ ऑफिस है। तो ये ध्यान में रखेंगे,
यानी जो सूचना देनी है, जो अनुमति लेनी है, अगर ग्रुप ए बी का एम्प्लॉय है तो वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट का देगा और को भेजेगा, और ग्रुप सी का व्यक्ति हेड ऑफ ऑफिस को देगा। अब एक यहां ही प्रश्न उठना चाहिए मन में कि अगर प्राय एचओडी सभी जान रहे हैं कि ग्रुप ए का ही व्यक्ति होता ही है, तो अगर मान लीजिए कि वह ग्रुप ए का व्यक्ति खुद एचओडी है तो वो किसको देगा? तो इसके लिए सर्कुलर में लिखा गया कि वह व्यक्ति गवर्नमेंट से अनुमति प्राप्त करेगा। तो अगर थोड़ा डीप में गया, पहले तो बस इतना ही पूछेगा ग्रुप ए ग्रुप बी को किससे अनुमति लेनी है, तो भाई हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ग्रुप सी को किससे लेनी है? ग्रुप डी अब नहीं है, तो ग्रुप सी किसको लेनी है? तो हेड ऑफ ऑफिस। फिर अगर पूछ दिया कि अगर मान लीजिए ग्रुप ए का अधिकारी वह स्वयं एचओडी के रूप में कार्यरत है, तब वो किससे लेगा? तो वो गवर्नमेंट से लेगा। तो बस ये हमें इसमें समझ लेना है, इतनी बातें थी। कुछ चीजें इसमें थोड़ा पुरानी थी तो उसको हमने क्लास 1 के लिए अब जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आएगा। तो ये 18 वाला हमारा हो गया। इसमें अगर किसी साथी को कुछ बात जोड़नी हो या कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ छूटा हो हमसे या उसमें जो, तो आप प्लीज जोड़ लें। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अपने केवी के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो एचओडी एडिशनल कमिश्नर एडमिन को देंगे क्या हम सूचना? सर देखिए, केवी के संदर्भ में थोड़ा सा एकदम बहुत क्लियर ऑटोनॉमस बॉडी होने के कारण यहाँ नहीं है। एचओडी जब बात आती है हेड ऑफ डिपार्टमेंट केवीएस का कौन है, तो वहां कमिश्नर का नाम आता है। लेकिन व्यवहार में आप ये जान लीजिए कि हमारे लिए एचओडी जो है, जो ग्रुप बी तक हम कार्यरत हैं, पीजीटी तक, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होने के कारण या कैसे डेलीगेट कर दिया है पावर चाहे, तो वो डीसी सारे काम करता है। हमारे लिए जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो डीसी ही है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के संदर्भ में भी कहीं कहीं डीसी का भी नाम ले लेते हैं लोग, कहीं कहीं कमिश्नर का नाम ले लेते हैं। तो ये दो आते हैं सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट में। तो ये चीज है कि थोड़ा सा जरूर कंफ्यूजिंग रहता है ये तो काम। लेकिन जैसे देखेंगे आप तो काम हमारा डीसी लेवल से होता है सारे, जो ये है हम लोग के लिए। वैसे केवीएस का हेड कौन है? क्वेश्चन आएगा तो केवीएस के तौर पे नहीं आएगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का आएगा, तो आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही करना है। ये प्रश्न, हाँ एचओडी आएगा, ये प्रश्न ऐसे आएगा नहीं, लेकिन ठीक है सर की जानकारी के लिए उसके लिए तो यही है सर कि देखिए व्यवहार में हम लोग के एचओडी का जो भी काम सारा भी हमें जैसे मतलब फ्लैट लेना है तो हमें जो सूचना देनी है वो हमें डीसी लेवल पे ही देनी है। अब यहाँ लिखा है एचओडी को देनी है, तो हम ये नहीं कर देंगे। केवी एक तो ऑटोनॉमस बॉडी भी है सर, तो दूसरा तो केवी के संदर्भ में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन काम एक्ट जो एचओडी के रूप में यहाँ काम कर रहा है या प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के रूप में रूल 18 में जो भी है, वो हमारे लिए ग्रुप बी तक में अपॉइंटिंग अथॉरिटी होने के कारण या चाहे जो भी, तो डीसी को या डेलीगेट कर दिए हैं, जो भी कहिए डीसी करता है। और वैसे लेकिन पूछेगा केवीएस में एचओडी कौन के रूप में कौन काम कर रहा है, तो कमिश्नर का ही नाम आएगा। अस्थाना सर। हाँ सर। सर इसमें जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर खरीदा तो हाँ। जाहिर सी बात है कि उसकी तो अमाउंट कम होगी, तो उसके लिए क्या कुछ लिमिट है क्या उसके लिए, या वन टाइम लिमिट है, या वन टाइम ट्रांजैक्शन है, या एनुअल ट्रांजैक्शन है, ये कि पूरा एनुअल का इतना आपने खर्च किया उस वक्त सूचना देनी है या वन टाइम में भी देनी है? हाँ देखिए सर, उस पर भी आया था, क्लेरिफिकेशन मांगा था सर का भी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने जो कहा कि ट्रांजैक्शन किसको माना जाएगा, 2 मंथ की बेसिक हम क्या देखेंगे, तो इन्होंने कहा है उसको सीधे कि एक समय में एक बिल पर अगर ट्रांजैक्शन हमारा शो हो रहा है वो ट्रांजैक्शन एक माना जाएगा। जैसे अगर बचना है किसी को, हालांकि आप सभी लोग जाने व्यवहार में कुछ नहीं होता, लेकिन मान लीजिए बचना है आपको, आप गए महंगी अलग अलग चीजें खरीद रहे हैं, मतलब 4-4 हजार की, मान लीजिए कि हमने अपने बेसिक पे मान लीजिए 70,000 हमारा है, 1,40,000 हमने छोटे छोटे एक बिल ना बनवा के कई बिल, बस समझ लीजिए जैसे अलमारी लिया, रेफ्रिजरेटर लिया, फ्रिज लिया, कूलर लिया, टीवी लिया। अगर कोई व्यक्ति गया एक साथ ही एक ही बिल पे, उन्होंने कहा एक समय में एक बिल पे,
अगर ये दो चीजें मिल रही हैं तो एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा। तो हम गए, हमने अलमारी भी ले लिया, ये भी ले लिया, एक ही बिल बनवाया, सब एक ही बिल नंबर पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसका पेमेंट हमने किया, वो हमारे 2 बेसिक पे से ज्यादा हो गया 2 महीने की, तो वो माना जाएगा सर आपको ये सारे सामान को देना था। और वही जो आपकी बात है, हमने रेफ्रिजरेटर अलग से खरीदा, हमने अलमारी अलग से खरीदी, और हमारे 2 महीने की बेसिक से ज्यादा नहीं जा रहा है, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है उसकी लेने की। तो ये चीज हमें थोड़ा सा बस ध्यान में रखनी है। सर ये क्लियर हुआ सर क्या? ये दो सर ये जो 2 बेसिक वाला है, ये तो मुझे लग रहा है सिर्फ LIC के प्रीमियम पे ही है, या कोई भी प्रीमियम पे करते हैं। जो मूवेबल प्रॉपर्टी का मुझे, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था, लगता है स्वामी हैंडबुक में पढ़ा था, तो 50,000 है मुझे लग रहा है। नहीं सर, वो आप उसमें जा रहे हैं, उस पे भी हम आएंगे तो बात करेंगे। जो कल शेयर डिवेंचर पे जब बात हुई है, जो शेयर और डिवेंचर्स पे बात हुई थी, ठीक है, तो उसमें जो बात कही गई थी, उसमें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, कल ये चर्चा नहीं हो पाई थी थोड़ा सा। ये उसके लिए नियम है, और वो पहले का नियम था जो है। अच्छा, पहले ये वाला प्रश्न आप जो कर रहे हैं वो हम बता दें। जो आप कह रहे हैं कि 2 महीना इसके लिए नहीं है, मूवेबल के लिए, तो आप 18 रूल 3 सर लगा दीजिए फिर से एक बार, क्योंकि ये क्लियर हो जाए ना तो एकदम अच्छा रहेगा। 18(3) यादव सर लगाइए थोड़ा सा सामने, सर देख लेंगे तो और भी मतलब क्या होता है कि स्पष्ट हो जाता है बताने से ज्यादा। उसमें देखिए, ये देखिए सर ने हाईलाइट भी किया है, रिपोर्ट द सेम टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इफ द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड्स 2 मंथ बेसिक पे। तो एकदम दिमाग से पहले निकाल दीजिए इस चीज को कि ऐसा नहीं है। उस पे फिर आते हैं हम कि जो आप 50-50 हजार की बात कर रहे हैं, वो आता है हमारा रूल 17 में। रूल 17 एक बात हम लोग ने पढ़ा था कि भैया आप शेयर्स को स्पेकुलेट ना करें, मतलब फ्रीक्वेंट में ना परचेज करें। कल इस पे चर्चा भी सर ने बड़े अच्छे से की थी। तो मतलब कि हम लोग जो है कभी कदार ले लेंगे, किसी कंपनी के थ्रू ले लिया, इस तरह से करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग टाइप का नहीं करेंगे। अब उसमें स्वामी हैंडबुक में जो लिखा हुआ है, 2 चीजें लिखी हुई हैं। तो उसने कहा कि भाई अगर हमारे शेयर्स किसी व्यक्ति ने, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी का है, वो एक कैलेंडर ईयर में, यानी 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक में, अगर वो 50,000 से ज्यादा का परचेज कर लेता है, खरीदता है या लगाता है शेयर में, तो इसकी सूचना उसको देनी पड़ेगी। और ग्रुप सी और ग्रुप डी, पहले की बात, आज की डेट में फिर ग्रुप सी अगर 25,000 से ज्यादा का करता है तो उसको सूचना देनी होगी। ये हमारे पास जो सर्कुलर आया था वो बहुत पहले का सर्कुलर रहा। स्वामी हैंडबुक ने अभी इसको हटाया नहीं, लेकिन स्वामी हैंडबुक ने दूसरा एक नीचे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो उसमें जोड़ दिया, लिखा है कि फिर, और इस पे लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ऊपर इन्होंने लिखा कि ग्रुप ए ग्रुप बी का है तो 50,000, और ग्रुप सी का है तो 25,000 रुपए से ट्रांजेक्शन शेयर में लगाने पे उसको सूचना देनी होगी। अब इन्होंने एक चीज कही, फिर उसको बदल दिया 2019 में, संभवतः 2019 में इन्होंने क्या कहा कि 6 महीने की जो बेसिक पे से ज्यादा अगर 1 साल में कोई व्यक्ति शेयर्स खरीदता है, सिक्योरिटीज में लगाता है, डिवेंचर खरीदता है, कितना, 6 महीने की बेसिक से ज्यादा, तो उसको सूचना देनी पड़ेगी। कब देनी पड़ेगी? 31 जनवरी वही जो 31 जनवरी के उसमें। तो एक ये हो गया। अब वो बात 50,000 वाली, 25,000 वाली सर वो खत्म हो चुकी है, लेकिन स्वामी हैंडबुक पता नहीं क्यों नहीं निकाला, तो उसको छोड़ दीजिए। अब हमें ध्यान में रखना है कि इसका इंटीमेशन हमें कब देना है, कि जब हमारा बेसिक पे 6 मंथ से ज्यादा के बेसिक पे से ज्यादा हमने एक कैलेंडर ईयर में शेयर्स, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स आदि में पैसे लगाए हुए हैं। अब एक यहीं रुक कर सोचेंगे, तब एक दूसरा प्रश्न आएगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब भी क्या है, हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। तो क्या ये रूल 18(3) के अंतर्गत नहीं आएंगे? 18(3) क्या कहता है? 18(3) कहता है कि जब भी, जो हमने रखा सामने, कि जब हम तुम्हारा ट्रांजेक्शन 2 महीने से
ज्यादा हो जा रहा है एक बार में ट्रांजैक्शन, तो उसकी सूचना हमें देनी होगी। तो यह नियम भी इस पे लागू होता है। एक हुआ कि हमने 6 महीने की बेसिक से ज्यादा अगर खर्च कर दिया है तो हमें देना है, और अगर हमने कोई भी शेयर्स, कोई भी डिवेंचर्स एक बार में परचेज किया और वो हमारे 2 महीने की बेसिक से ज्यादा हो गया, तो आपको यह भी सूचना देनी है। ये इन एडिशन में सूचना है कि जब भी 2 महीने ज्यादा हुआ हमने तब भी सूचना दिया, फिर हमने देखा कि भाई पूरे साल में हमने 6 महीने की बेसिक पे से ज्यादा शेयर्स में लगाए हैं, तो इसका सूचना हमें 31 जनवरी 2000 मतलब 31 जनवरी में हमें देना होगा। तो सर ये क्या प्रश्न था आपका, मतलब ये क्लियर हुआ इसमें कि नहीं अभी? यस सर, क्लियर हो गया सर, बिल्कुल बढ़िया। और कुछ हो तो फिर, नहीं तो आगे बढ़े फिर। सर नहीं सर, बढ़िया, आगे बढ़िए सर। सर एक इसमें है कंफ्यूजन, ग्रुप ए और बी के लिए तो सर 6 महीने का हो गया, और ग्रुप सी मैडम के आपकी लिए आवाज कितना? नहीं आ रही, थोड़ा पास लगाइए, आवाज नहीं सुनाई ग्रुप पड़ी। सर ग्रुप ए और बी, अभी आ रही है आवाज सर? हाँ हाँ, सर ग्रुप ए और बी के लिए तो हो गया शेयर एंड डिबेंचर्स, अगर हमारे 6 महीने की सैलरी से ज्यादा है बेसिक से, तो ये हमें सबके इन्फॉर्म लिए है। करना है। अच्छा, सी के लिए भी सेम है सर? हाँ सेम है। पहले वाले ठीक में है सर। मैडम अलग अलग था, जब 50,000 हाँ, था 25,000 अलग था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, इन्होंने लिख दिया थैंक कि यू सर, गवर्नमेंट। थैंक यू सर। अब हम आते हैं जो हमने वहां रोका था कि अब 18A को बाद में जोड़ा गया, जो भी अमेंडमेंट होता है वो ए करके जोड़ देते हैं, ABC। 18A क्या कहता है, वो कोई खास बात बहुत नहीं कर रहा है। 18A बस जो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था वो विद इन इंडिया था, और इन्होंने क्या कहा है कि 18A जो कहा कि ये जो है अगर आउटसाइड से है तब, मतलब सीधे 18A एक चीज कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने फॉरेन में यानी विदेश में कोई जमीन या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, गिरवी रखी है, लीज पे है, गिफ्ट में है, चाहे बेचा हो खरीदा हो, दोनों में रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। तो वो कहाँ है भैया? विदेश में है, बस सीधे भारत के से बाहर है। जब भारत से बाहर है तो उसमें प्रीवियस सैंक्शन याद कर लेना है हमें, सीधे प्रीवियस सैंक्शन हमें याद कर लेना है, और ये चीज कह दिया। चलिए अब मान लीजिए कि हमारी जमीन जो है यहां है भारत में, विदेश वाला हम समझ लिए, विदेश वाले में बस सीधे कह रहा है कि विदेश में है तो आंख मूंद के आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर किसी फॉरेनर से हमने ट्रांजैक्शन किया और मे भी हमने अपने भारत के अंदर की जमीन को किसी फॉरेनर को बेचा, या फॉरेनर ने कोई जमीन यहां लिया हुआ था हमने बेचा, तो दोनों चीज याद रखेंगे, विदेश में हमने किया तो भी प्रीवियस सैंक्शन, फॉरेनर में कहीं भी किया चाहे भारत के अंदर भी किया ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो फॉरेनर है इसलिए हमको प्रीवियस सैंक्शन लेना है। यहां बहुत ही बारीकी से हमें रिपोर्टिंग को पकड़ना है और सैंक्शन को पकड़ना है, कंफ्यूजन इसी में होता है और यही प्रश्न गलत होते हैं। बाकी सबको पता रहता है, लेकिन ध्यान ये देना है कि हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां कहां रिपोर्ट करना है और कहां कहां हमें सैंक्शन लेना है। वो क्वेश्चन में यही पूछता है, हम सब क्या करते हैं, हम लोग जैसे रटे रहते हैं कि ये ऐसे 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 फोकस कर देते हैं हम प्राइस पे, कि मतलब जैसे गिफ्ट वाले में भी हम लोग चर्चा किए थे तो इस बात पे ध्यान देना था, हम लोग ने दिया भी था डिस्कशन में कि जब हमें ओकेजन रहेगा तो हमें रिपोर्ट करनी है, और ओकेजन नहीं है तो हमें प्रीवियस सैंक्शन लेना है, यहीं से प्रश्न बना देते हैं। तो इसमें बस हमें ये रखना है कि भैया भारत के बाहर कोई जमीन हम बेच रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, प्रीवियस सैंक्शन, किसी फॉरेनर से कहीं भी कर रहे हैं चाहे विदेश में चाहे देश में, प्रीवियस सैंक्शन। बस इसमें 2 बातें हैं, कुल ये लब्बो लुबाब है इसमें। और इसमें क्या है कि अगर वही चीज है, हम मान लीजिए कि फॉरेनर से ले रहे हैं या विदेश में ले रहे हैं, हमने सैंक्शन के लिए भेज दिया, तो जैसे वहां था 30 डेज कि 30 डेज के भीतर में नहीं आता है, जब भारत वाला ट्रांजेक्शन हम कर रहे थे, तो हमें क्या करना है, मान लिया जाएगा कि भाई हमें सैंक्शन मिल गया,
वैसे यहां बस 30 डेज की लिमिट को 60 डेज कर दिया है। तो एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन जाता है कभी कभी कि अगर 18A वाला जिसका डिस्पोजल जो है आउटसाइड इंडिया है या फॉरेनर से ट्रांजैक्शन है, हमने अनुमति के लिए भेजा है और वो अनुमति नहीं प्राप्त होती है, तो यह मान लिया 60 दिन के भीतर में अनुमति नहीं प्राप्त हुई तो मान लिया जाएगा कि हमें अनुमति मिल चुकी है और हम अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर डिनायल नहीं आया तो ये 18A है। अगर इसमें कोई शायद ही हो प्रश्न, अगर हो तो, नहीं तो फिर अब दूसरे पढ़ेंगे हम। रूल 19 देखते हैं। रूल 19 भी थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जटिल भी है, इसको हम समझेंगे। टॉपिक को पहले देखते हैं कि विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। पहले टर्म विंडिकेशन को हम समझ लेते हैं कि विंडिकेशन क्या कह रहा है। विंडिकेशन का मतलब यहां जो है होता है किसी भी चीज को प्रमाणित कर देना, पुष्ट कर देना कि हम सही हैं, अपने को कंफर्म कर देना, ये विंडिकेशन होता है। अब इसमें क्या बात आती है, इसमें इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिशियल डीलिंग से कोई चीज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एसडीएम है, उसने कहीं अतिक्रमण था तो उसको हटवा दिया, बुलडोजर चलवा दिया या कुछ भी कर दिया, या कोई किसी भी अधिकारी ने कोई भी काम किया है अपने ऑफिशियल कैपेसिटी से, कोई निर्णय लिया। अब जो जन सामान्य है वो इसका विरोध कर रहा है, वो अधिकारी के खिलाफ तमाम प्रकार की टिप्पणी कर रहा है, या राजनीतिक व्यक्ति है तो मान लीजिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है, या पेपर में उसने उसके बारे में गलत सही कहा, या सार्वजनिक पटल पे उसको मतलब डिफेम कर रहा हो, मानहानि कर रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा है व्यक्ति को, तो उसको अपना विंडिकेशन करना है, उसको प्रमाणित करना है कि भाई हमने सही काम किया है, आप मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। तो क्या वह व्यक्ति, अब नियम क्या कहता है कि क्या यह व्यक्ति जिसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए वह सरकारी कर्मचारी जिसने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया था और उसको डिफेम किया जा रहा है, तो वो सीधे सीधे क्या कोर्ट या प्रेस की शरण में जा सकता है, उसको अप्रोच कर सकता है? तो आंसर है कि बिना प्रीवियस सैंक्शन के वह व्यक्ति नहीं जा सकता कोर्ट में, ना तो प्रेस में। यह कह रहा है विंडिकेशन। तो यानी अपने डिफेम को जो उसने ऑफिशियल कैपेसिटी या पद पर रहते हुए किया है, उससे बचने के लिए, वह उसका उत्तर देने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए प्रेस और कोर्ट की सहायता वो तब तक नहीं ले सकता जब तक इसको प्रीवियस सैंक्शन गवर्नमेंट से न मिली हो। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, वही आएगा नियम कि उसने प्रीवियस सैंक्शन के लिए सपोज करिए भेज दिया, तो 3 मंथ तक अगर डिनायल नहीं आया या कोई पत्र नहीं आया तो यह मान लिया जाएगा कि अनुमति मिल चुकी है और वह अब 3 महीने के बाद कोर्ट की शरण में जा सकता है या प्रेस में जा सकता है। तो एक ये चीज दूसरी हो गई। अब कह रहा है कि अगर विंडिकेशन, उसका मानहानि पद पर रहते हुए, मतलब पद पर तो था लेकिन कभी कभी क्या व्यक्तिगत रूप से आरोप लग जाते हैं, कोई डिफेम कर दिया, जैसे मान लीजिए कि वो अच्छे पद पे है, एसडीएम डीएम के पद पे है, लेकिन उसके जो पटीदार थे वो अपने प्रभाव के कारण उनकी जमीन को हड़प लिया, जिसमें कि उसने पद का कोई प्रयोग नहीं किया है, व्यक्तिगत तौर पे वो मतलब, तो अब उसके ऊपर अगर आरोप ऐसा लगाया जा रहा है तो ये प्राइवेट हो गया, उसने मतलब अपने कलम से नहीं किया है कुछ भी। तब क्या होगा, अगर प्राइवेट नेचर पे डिफेम कर रहा है तो वो प्राइवेट तौर पे कोर्ट में चला जाएगा, उससे सरकार का कह रही है कोई हमारा लेना देना नहीं है, इस पर ये नियम नहीं लागू होंगे। ये नियम कब लागू होंगे? ये नियम तब लागू होंगे जब उसने ऑफिशियल कैपेसिटी से कोई निर्णय लिया है, कोई कार्य किया है और उस कार्य की भर्त्सना हो रही है, आलोचना हो रही है या डिफेम उसको किया जा रहा है, तब वो कोर्ट में अप्रोच ऐसे ऑटोमेटिक नहीं करेगा, वो प्रीवियस सैंक्शन लेगा। अगर सैंक्शन उसको नहीं प्राप्त होता है
मतलब डिनायल नहीं आता है और कोई जवाब नहीं आया है, तो वो 3 महीने के बाद ये मान लेगा कि भैया मिल गया है और हम कर देंगे। तो ये 18 हमारा 19 रूल यही कहता है। तो ये यहाँ 19 वाला रूल वो मतलब, तो अब उसके ऊपर अगर आरोप ऐसा लगाया जा रहा है तो ये प्राइवेट हो गया, उसने मतलब अपने कलम से नहीं किया है कुछ भी। तब क्या होगा, अगर प्राइवेट नेचर पे डिफेम कर रहा है तो वो प्राइवेट तौर पे कोर्ट में चला जाएगा, उससे सरकार का कह रही है कोई हमारा लेना देना नहीं है, इस पर ये नियम नहीं लागू होंगे। ये नियम कब लागू होंगे, ये नियम तब लागू होंगे जब उसने ऑफिशियल कैपेसिटी से कोई निर्णय लिया है, कोई कार्य किया है और उस कार्य की भर्त्सना हो रही है, आलोचना हो रही है या डिफेम उसको किया जा रहा है, तब वो कोर्ट में अप्रोच ऐसे ऑटोमेटिक नहीं करेगा, वो प्रीवियस सैंक्शन लेगा। अगर सैंक्शन उसको नहीं प्राप्त होता है, मतलब डिनायल नहीं आता है और कोई जवाब नहीं आया है, तो वो 3 महीने के बाद ये मान लेगा कि भैया मिल गया है और हम कर देंगे। तो ये 18 हमारा 19 रूल यही कहता है। तो ये यहाँ 19 वाला रूल यहाँ समाप्त हुआ है। तो इसमें अगर कोई प्रश्न हो किसी के मन में कुछ भी, या कुछ जोड़ना भी हो, साथी जो भी जोड़ना चाहें तुम जोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब, अगर कोई साथी कुछ जोड़ना चाहे कहीं से भी। आगे चलें अब। 9:21 हो रहा है। यस सर, 20 वाला सर कर लेते हैं, तो फिर समय भी हो जाता है, तो फिर बाकी बाद में कर लेंगे। यस सर, यस सर। रूल 20 तो के मतलब, चलिए रिकॉर्डिंग, मतलब हम लोग देखते हैं रूल 20 क्या कहता है, कई बार इसके पत्र हमें प्राप्त होते रहते हैं। उसमें कहता है कि कन्विंसिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। इसमें सीधे सीधे ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई प्रभावशाली व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन, किसी से भी किसी भी प्रकार का अपने सर्विस मैटर में, चाहे वो ट्रांसफर हो, चाहे वो प्रमोशन हो, कोई भी चीज हो सर्विस मैटर से जुड़ी, उसमें किसी भी प्रकार का अप्रोच नहीं लगाएगा। दूसरी बात कि वह अपने रिलेटिव्स से, अपने पत्नी के द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा भी कोई पत्र नहीं लिखवाएगा, और अगर लिखा जाएगा तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति ने स्वयं लिखवाया है। उसकी तरफ से कोई भी आवेदन किया गया परिवार के सदस्य के द्वारा भी, तो माना जाएगा कि व्यक्ति ने किया। तो क्या कभी कर सकता है, तो उसके लिए 2 कंडीशन एक तरह से हैं अभी, कि पहला तो व्यक्ति स्वयं मर गया है अगर, तो उसके परिवार वाले उसकी तरफ से कोई भी मान लीजिए ड्यूज है, कुछ भी है, तो वो रिप्रेजेंट कर सकता है क्योंकि वो मर चुका है। दूसरा कि अगर व्यक्ति मेडिकली अनफिट हो गया है, अक्षम है, कि वो कोमा में है, लिख नहीं सकता है, कोई ऐसी बात है, हाथ कट गए या हस्ताक्षर नहीं कर सकता, ऐसी कोई भी स्थिति बन जाती है कि वह इनकैपेसिटेज है, मतलब वो अक्षम है लिखने में, चाहे जो भी हाल हो, कोमा में व्यक्ति चला जाता है कभी कभी। ऐसी दशा में, इन 2 दशाओं में ही परिवार के रिप्रेजेंटेशन स्वीकार किए जाएंगे, अन्यथा यह माना जाएगा कि यह जो है रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट व्यक्ति ने ही कराया है और उसके खिलाफ रूल 20 के अंतर्गत इसका उल्लंघन मानकर कार्रवाई की जा सकती है। तो यही मोटा हिसाब है। रूल 20 क्या कहता है? रूल 20 ये कहता है कि कभी भी हमें कोई भी पॉलिटिकल या बाहरी कोई भी इन्फ्लुएंस अपने सरकारी मैटर में नहीं कराना है, न किसी परिवार के सदस्य और रिश्तेदार के माध्यम से कराना है। हमारा रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 2 माध्यम में ही दिया जा सकता है परिवार के व्यक्ति द्वारा। पहला, वो गवर्नमेंट व्यक्ति जीवित ना हो, दूसरा वह ऐसा लिख पाने में अक्षम हो, मेडिकली अनफिट हो, तभी होगा। अब एक सर्कुलर दिशा निर्देश दिया गया GIDI, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अप्रोच करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। तो इसमें स्पष्ट दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति ने पहली बार
फर्स्ट टाइम ऐसा कार्य किया है, किसी अप्रोच लगाया है बाहरी व्यक्ति का, तो उसको एडवाइजरी दे दी जाएगी। एडवाइस जो हम लोग बोलते हैं ना, एडवाइजरी देना, उसको एडवाइस किया जाएगा, सलाह दी जाएगी, एडवाइजरी दी जाएगी फर्स्ट टाइम में, लेकिन उसको उसके पर्सनल फाइल में नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ एडवाइजरी देकर छोड़ दिया जाएगा और पर्सनल फाइल में भी नहीं लगाया जाएगा। अगर वो व्यक्ति ने फिर दोबारा भी वही काम किया, दोबारा भी फिर किसी व्यक्ति से या उसी व्यक्ति से फिर उसने दबाव डालाया, अप्रोच किया, तो दोबारा उसको वार्निंग इशू की जाएगी। और वार्निंग, रिटेन वार्निंग, तो रिटेन वार्निंग इशू की जाएगी और उसको उसके पर्सनल फाइल में रखा जाएगा। फिर तीसरी बार करता है तो तीसरी बार सीसीएस सीसीए रूल के अंतर्गत डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जाएगी, उसको चार्जशीट देकर के कार्रवाई की जाएगी। तो ये दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति रूल 20 का वायलेशन करता है तो। आज सर यादव सर इतना ही आज करते हैं, 9:30 हो भी रहा है, या जैसा कहिए अगर लेना है तो रूल 21 ले लें, 25 तक है रूल। 21 छोटा ही ऐसे कर दो इसको। ठीक है, चलिए 21 को भी हम देखते हैं कि 21 रूल क्या कह रहा है। 21 रूल जो बात करता है मैरिज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन वाली बात, रूल 21 करता है। मैरिज में हमें बस ध्यान क्या देना है भाई, मैरिज में 21 जो बात कह रहा है वो सीधे ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो उस व्यक्ति से शादी नहीं करेगा जो कि स्वयं शादीशुदा हो, पहला। दूसरा उसी में क्या कह रहा है कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अन्य से विवाह नहीं करेगा। बस सीधे दोनों तरफ से ध्यान रखना है। पहला क्या कह रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनमैरिड हो तो किसी भी मैरिड व्यक्ति से, पर्सन से शादी नहीं कर सकता। और दूसरा क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैरिड हो, मतलब लीगल उसकी वाइफ है, तो वो कभी भी विवाह नहीं कर सकता, चाहे सामने वाला अविवाहित हो या विवाहित हो। तो दोनों तरफ से वाइस वर्सा देख लेंगे, यही कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि कहीं कहीं हमें ये जो 2 कंडीशन है उन 2 कंडीशनों में छूट मिल सकती है। मतलब कोई व्यक्ति शादीशुदा हो उसको दूसरी शादी करने की अनुमति मिल सकती है, या कोई व्यक्ति अविवाहित है उसे भी शादीशुदा व्यक्ति से शादी करने का मतलब एक तरह से छूट मिल सकती है। कब? उसके लिए 2 क्लॉज गवर्नमेंट को ऊपर दे दिया उसने। उन्होंने कहा कि ऐसा उसके पर्सनल लॉ में लिखा, खासकर ये मुस्लिम के लिए है बस, क्योंकि मुस्लिम के पर्सनल लॉ में ये बात रहती है कि 2 शादियां कर, एक से अधिक शादी कर सकते हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में है, गवर्नमेंट जो है लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे कोई मुस्लिम ये सोचे हमारे पर्सनल लॉ में है हम 2 शादी कर सकते हैं और वो नौकरी में है तो नहीं कर सकता, यहां ये क्लियर समझना हमें, उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार बाध्य है कि वो 2 कंडीशन को देखेगी। पहली कंडीशन देखेगी कि क्या इनके पर्सनल लॉ दोनों तरफ एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू के ऊपर तो नहीं लग रहा है, मान लीजिए, और कोई मुसलमान कर्मचारी अप्लाई करता है कि हमें हिंदू शादी करनी है, तो क्या करना होगा, तो अनुमति नहीं देगा क्योंकि पर्सनल लॉ दूसरी तरफ के लिए काम नहीं कर रहा है। तो दोनों पार्टी के ऊपर अगर पर्सनल लॉ एप्लीकेबल है तो गवर्नमेंट दे सकती है छूट उसको दूसरी शादी करने का। और देयर आर अदर ग्राउंड फॉर दो शोइंग, मतलब ऐसा दूसरा एक क्लॉज ये है कि ऐसा अनिवार्य टाइप का ही है, कोई बात है इस तरह से पर्सनल लॉ के अंतर्गत ही कोई अन्य भी मजबूरी है तो उस 2 बिंदुओं के आधार पे वो उनको छूट दे सकती है। तीसरा जो क्लॉज कहता है 21(3), उसमें बस ये हमें ध्यान रखना है, शादी की देखिए कहीं सूचना कुछ देनी नहीं होती, अनुमति की बात भी नहीं आती है जब तक उन दोनों क्लॉज को अगर हम फुलफिल कर रहे हैं। तो इसमें सूचना देनी होगी, ध्यान रखेंगे, अनुमति नहीं लेनी होगी। यहां ज्यादा महत्वपूर्ण ये है जो बात हम बताने जा रहे हैं। क्या? अगर किसी भी व्यक्ति ने फॉरेनर से शादी की, बस सीधे
फॉरेनर से शादी करने पर, जैसे अनमैरिड व्यक्ति ही नियमों में रह के वो किसी अन्य अनमैरिड फॉरेनर से शादी करता है, तब की बात हो रही है। नहीं तो ऊपर वाले दोनों क्लॉज वहां भी लगेंगे, मैरिज वाला कि अगर वो शादीशुदा है तो कर ही नहीं सकता। लेकिन दोनों पार्टी अनमैरिड है मान लेते हैं और शादी होने जा रही है, तो हमें सूचना देनी होगी अगर वह पार्टी फॉरेनर है तो, अगर वो शादी जिससे हो रही है वो फॉरेनर है तो बस इसमें दो बात तुम एकदम इसका समरी देख लें अगर, तो समरी यही है इसका कि पहला एक शादीशुदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो शादी नहीं कर सकता। शादीशुदा का मतलब एक चीज और समझेंगे यहाँ कि लिविंग रहे, जीवित रहे, अगर मर गई है तब नहीं वाली बात है, तो जीवित है या कोर्ट से उसका डाइवोर्स हो गया है तब तो कर लेगा। लेकिन अगर लिविंग स्पाउस है, यहाँ इस बात पे जोर देंगे, तो लिविंग स्पाउस है उसकी तो फिर वो शादी नहीं कर सकता है किसी से। दूसरा, अगर वो अनमैरिड है तो भी जो सामने वाले स्पाउस है उसकी जो बनने जा रही है वो भी अगर शादीशुदा होगी तो उससे भी वो नहीं कर पाएगा। सरकार इसमें छूट प्रदान कर सकती है अगर पर्सनल लॉ प्रभावी हैं, दोनों तरफ, दोनों पार्टी पे लागू होते हैं, उनकी अनुमति पर्सनल लॉ देती है और सरकार को ऐसा लगता है कि यह किया जाना चाहिए, तब वो दे देगी छूट। तीसरा बस क्लॉज ये कहता है कि भाई अगर हम फॉरेनर से नियमों में रहते हुए शादी कर रहे हैं तो आप इसकी इंटीमेट कर दीजिए कि हम किसी फॉरेनर से शादी कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं इसमें।